नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 2014 में जब मोदी जी ने रिकॉर्ड जीत हासिल करी और वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो ये जो शख्स हैं, ये जो साहब हैं, ओमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, इन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि ये आदमी यानी नरेंद्र मोदी अब इस कुर्सी से 2024 तक हिलने वाला नहीं है। यानी पूरे विपक्ष को 2029 का इंतज़ार करना चाहिए, यानी तैयारी 2029 की जाए। मोदी को उससे पहले हराया नहीं जा सकता। बहरहाल 2019 आया और 2019 में सबने देखा कि मोदी जी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड जीत हासिल करी, 2014 से भी बेहतर। और तब लोगों को उमर साहब की बातों पर यकीन होने लगा कि जैसे उमर अब्दुल्ला की जो भविष्यवाणी थी एकदम सही थी। लेकिन वक्त का तकाज़ा देखिए कि आज की तारीख में मोदी जी जब 2023 में खड़े हैं, वो लगातार और बार बार चुनाव हारते चले जा रहे हैं। उनके खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी वेव है, बेरोज़गारी है, देश में महंगाई है और भी बहुत सी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस ज़मीन पर मोदी जी खड़े हैं, वो जो नक्शा है हिंदुस्तान का, भाजपा का, वो सिमटता चला है। और अगर सच बोलूं तो आज की तारीख में मोदी जी के पास उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, असम है, 3 बड़े राज्य हैं। उसके अलावा कुछ छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड कह लीजिए, गोवा भी गिन सकते हैं। और बाकी जगह जैसे हरियाणा है तो वहाँ मेलजोल की सरकार है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है तो तोड़फोड़ की सरकार है। यानी कुल मिलाकर जो नक्शा है मोदी जी का या बीजेपी का, सिर्फ 3 स्टेट हैं, असम, यूपी और गुजरात। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या मोदी जी और बीजेपी एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यानी जो उनका बेस्ट था वो परफॉर्म कर चुके हैं और अब मोदी जी को हराना मुमकिन है? और क्या अगर समूचा विपक्ष एक हो जाए तो मोदी जी 2024 में गद्दी गंवा सकते हैं? कि बीजेपी के खिलाफ 1 on 1, यानी एक बीजेपी का तो एक यूनाइटेड अपोजिशन का कैंडिडेट, अगर ये 1 on 1, एक बनाम एक ये टक्कर हुई तो प्रोफेसर साहब 2024 में आपको फिर क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, अगर ये हो जाता है, मैं समझता हूं कि अगर 350 सीटों पर भी भाजपा के खिलाफ विपक्ष अपना संयुक्त उम्मीदवार उतार पाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपने प्रभाव क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर एक हिंदू वोट मिलता है तो एक हिंदू वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है, भाजपा के खिलाफ पड़ने वाला हिंदू वोट बढ़ जाता है। अब प्रोफेसर अभय दुबे देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं और तकरीबन 35-40 वर्षों से देश की जो चुनावी राजनीति है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उस पर गहरी पैठ रखते हैं। और ये आज आपको बताएंगे कि आखिर वो फॉर्मूला क्या है जिसको अगर अपना ले विपक्ष तो मोदी की, अमित शाह की, शहनशाह की, टीम मोदी की 24 में छुट्टी हो सकती है। टीम मोदी को शिकस्त दी जा सकती है और उसका खुलासा आज होगा आपके सामने। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम प्रोफेसर अभय दुबे के पास जाएं और उनको आप सुने, उनके एक एक लफ्ज़ को सुने, मैं चाहता हूं आपसे चंद सेकंड कि एक बार जरा पॉलिटिकल सिचुएशन देख लीजिए। एक बार हम ये देख लें कि विपक्ष कहां पर खड़ा है, विपक्ष की ज़मीन क्या है, समीकरण क्या है। अब दोस्तों, अगर पिछले 15-20 साल की अगर हम देश की जो राजनीतिक स्थिति देखें तो 2 ही धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो बीजेपी का है, यानी एनडीए है, और दूसरी तरफ कांग्रेस यानी यूपीए है। और अगर कांग्रेस देखें हम तो यूपीए में यूँ तो कई पार्टियां हैं, लेकिन जो प्रमुख 6 पार्टियां हैं वो उनके मैं नाम बता रहा हूँ। नीतीश कुमार की जेडीयू, ये यूपीए के साथ है, कांग्रेस के साथ है। फिर तेजस्वी आरजेडी के लीडर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त। शरद पवार हैं एनसीपी के, उसके बाद उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना उद्धव के, हेमंत सोरेन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और स्टालिन हैं टीएम के, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। बहुत पावरफुल हैं इस वक्त। 6 पार्टियां हैं, बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उनको मैं नहीं गिना रहा हूँ। अब अगर दूसरी तरफ देखें, जो यूपीए के साथ गठबंधन करना चाहती हैं, जिसको लेकर 23 जून को बैठक है, 3 बड़ी पार्टियां यहाँ भी हैं। ममता बनर्जी टीएमसी से, जो इस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद
अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली उनके पास है, पंजाब उनके पास है, 2 स्टेट्स उनके पास हैं। और सबसे बड़ा जो सूबा है उसमें जो प्रिंसिपल अपोनेंट हैं, मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के। तो ये 3 पार्टियां हैं जिनको राहुल गांधी या यूं कहें खड़गे या फिर यूं कहें जो सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो चाहते हैं कि ये तीनों भी इस तरफ आएं। और अगर ये तीनों आ गई तो फिर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, एक जीत का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, जिसको ध्वस्त करना मुश्किल नहीं, मोदी जी के लिए नामुमकिन होगा। अब प्रोफेसर दुबे की माने तो अगर सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष अगर कहीं ना कहीं एकजुट होता है और बीजेपी से 1 to 1 मुकाबला होता है, यानी एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार और दूसरी तरफ विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार, यानी एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ यूनाइटेड अपोजिशन, अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी रहती है 2024 के चुनाव में, तो फिर मोदी जी की जो जीत है वो बहुत बहुत मुश्किल है। और उसका जो कारण है वो बहुत सिंपल है कि मोदी जी को पिछली बार, बीजेपी को पिछली बार 37% वोट मिले थे और इसके डबल, ऑलमोस्ट डबल कह लीजिए 63%, 63% वोट जो हैं वो अपोजिशन को मिले थे। यानी अपोजिशन के जो वोट है, वोट शेयर बहुत बहुत ज़्यादा है। फ़र्क ये है कि वो स्प्लिट हो जाता है, वो बट जाता है और उसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता है। तो अगर ये वोट इंटैक्ट रहता है, ये वोट सारा का सारा यूनाइटेड अपोजिशन को मिलता है, तो फिर बीजेपी कहीं दिखेगी नहीं, ठहरेगी नहीं। यही कहना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर दुबे से लंबी बातचीत करेंगे, उनसे मोदी जी के बारे में पूछेंगे कि क्या मोदी जी सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं, क्या वजह है कि मोदी जी का जो करिश्मा है कम होता चला जा रहा है, राहुल गांधी किस तेज़ी के साथ उभर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, और क्या राहुल गांधी मोदी के विकल्प बनते जा रहे हैं। इस पर भी अभय दुबे, प्रोफेसर अभय दुबे, जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनकी हम एनालिसिस सुनेंगे। और मुझे लगता है कि अगर 24 में आपकी दिलचस्पी है, 2024 में अगर आपकी दिलचस्पी है, तो प्रोफेसर दुबे के साथ ही जो बातचीत है उसको आखिर तक सुनिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ चंद सेकंड आपकी लेना चाहूँगा कि जो 350 सीट की बात हो रही है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ कांग्रेस को अपोजिशन की मदद की ज़रूरत ही नहीं। बहुत से ऐसे स्टेट हैं देश में जहाँ सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी की है। एक बार वो स्टेट देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान है, जहाँ डायरेक्ट फाइट, जहाँ बाकी कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। मध्य प्रदेश में भी सीधे कांग्रेस और बीजेपी है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछली बार जीती थी जैसे राजस्थान जीती थी, लेकिन तोड़फोड़ से सरकार गिराई गई थी। कर्नाटक अभी अभी जीती है, वहाँ भी डायरेक्ट फाइट, हालांकि जेडीएस है लेकिन अब वो मार्जिनलाइज हो चुकी है। उसके बाद अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर बहुमत में सरकार है। उसके गुजरात है, गुजरात तो गढ़ है मोदी जी का, अमित शाह का। हरियाणा है जहाँ बीजेपी बहुत मुश्किल स्थिति में, दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो शायद हवा का रुख भांप रहे हैं, मौसम का मिजाज समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा दूर हटना चाहते हैं बीजेपी से, क्योंकि वहाँ जो किसान आंदोलन है, पहलवान आंदोलन है, जाट पूरी तरह से लामबंद हैं, बीजेपी के मुखालिफ है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है। असम में सीधी फाइट है, और आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री हैं असम के वो कांग्रेस से ही इंपोर्ट किए हैं मोदी जी ने। और उसके बाद हिमाचल है, गोवा और भी कई स्टेट्स हैं, लेकिन मेजर स्टेट्स मैंने आपको दे दिए। और अगर दूसरी तरफ देखें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेट्स हैं, उस पर दिल्ली पंजाब है जहाँ आम आदमी पार्टी है, और यहाँ पर किस तरह से अपोजिशन, मतलब अपोजिशन की एकता कैसे होगी, कैसे आप और कांग्रेस साथ आएंगी, ये देखना होगा। ये एक चैलेंज है। बिहार में ऑलरेडी जो है वो यूपीए है, यानी आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ और जेडीयू सब एक साथ हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बिहार में। उत्तर प्रदेश एक फिर से प्रॉब्लम स्टेट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी क्या सीट शेयरिंग करेगी कांग्रेस के साथ कि नहीं, क्या वहाँ पर यूनाइटेड अपोजिशन होगा कि नहीं होगा, क्या आरएलडी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी, ये देखना होगा उत्तर प्रदेश में। ये एक पहेली है अभी भी। झारखंड में जो है वो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है इस वक्त, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर वहाँ महाविकास आघाड़ी बना रखी। और आखिर में बंगाल है, जहाँ पर एक तरफ तृणमूल है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, और दूसरी तरफ बीजेपी है। तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर फाइट रहती है। यहाँ किस तरह से समीकरण होगा मुझे लगता है, क्योंकि ममता ने खुद ही पहल करी है 23 जून की मीटिंग के लिए।
ममता खुद चाहती हैं कि अपोजिशन यूनाइट हो सकता है कहीं ना कहीं अगर ममता तैयार है, कांग्रेस तैयार है, तो एक न एक रास्ता निकलेगा। इन्हीं सब पहेली को समझते हैं कि क्या ये सीट एडजस्टमेंट होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। मुझे लगता है अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, दुबे जी के पास चलूँगा, प्रोफेसर साहब के पास। प्रोफेसर साहब को सुनने की मैं गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आदमी, ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो माइंड है, 40 वर्षों से सिर्फ एक ही चीज़ को पढ़ता चला जा रहा है, चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बाकी रीजनल पार्टीज़ में किस तरह की राजनीति है, केंद्र में किस तरह की राजनीति। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में प्रोफेसर दुबे एक चमकते सितारे हैं जहाँ तक राजनीति को समझने, परखने और समझाने की बात है। तो आज इनको सुना जाए, बहुत हद तक 24 की तस्वीर साफ होगी। प्रोफेसर साहब, ये जो 23 जून की बैठक है, और पहली बार जो मैंने कहा आपसे कि पहली बार सारे नेता आ रहे हैं, अगर हम एक आध केसीआर को छोड़ दें, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, और हाइपोथेटिकल सवाल भी एक सेफोलॉजिस्ट से, पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पूछा जा सकता है क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। एक संभावना इसे जाहिर कर रहा हूं, मान लीजिए कि आगे चलकर दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में एक सहमति बन गई ममता बनर्जी के फार्मूले पर या सीताराम येचुरी के फार्मूले में कि भाई अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में जो जितना जहां तगड़ा है वो जमकर बीजेपी के खिलाफ लड़े, सीट एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर ये सीट एडजस्टमेंट हो गया और एक फाइनल पिक्चर 5-6 महीने के बाद उभर के आई कि बीजेपी के खिलाफ 1 on 1, यानी एक बीजेपी का तो एक यूनाइटेड अपोजिशन का कैंडिडेट, अगर ये 1 on 1, एक बनाम एक, ये टक्कर हुई, तो प्रोफेसर साहब 2024 में आपको फिर क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, अगर ये हो जाता है, मैं समझता हूं कि अगर 350 सीटों पर भी भाजपा के खिलाफ विपक्ष अपना संयुक्त उम्मीदवार उतार पाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपने प्रभाव क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर एक हिंदू वोट मिलता है तो एक हिंदू वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है, भाजपा के खिलाफ पड़ने वाला हिंदू वोट बढ़ जाता है और भाजपा को पूरा का पूरा एक हिंदू वोट प्राप्त हो जाता है। तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं समझता हूं कि जो मुसलमान वोटों का रवैया है, और भाजपा की ये भी समझ में आ गया है कि हिंदू वोटों की गोलबंदी की जो समस्याएं हैं वो दिखाई पड़ने लगी हैं सामने, क्योंकि जो ओबीसी वोट भाजपा को मिलता जरूर है, लेकिन ओबीसी वोटों की निष्ठा उस तरह की नहीं है। भाजपा का जेबी वोट नहीं है ओबीसी वोट, वो भाजपा को बड़े पैमाने पर मिलता है और अक्रॉस द नेशन मिलता है, लेकिन वो आता जाता रहता है। कभी कभी परिस्थितियों के प्रभाव में ओबीसी वोट भाजपा को छोड़ भी देता है, उसका बड़ा हिस्सा छोड़ देता है। ये उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जी तो उसके सामने हो जाना, भाजपा के सामने ये भी स्पष्ट हो गया है कि जिन्हें वो लाभार्थी कहती है वो ऑटोमेटिकली उसके वोटर नहीं है जी। वो भले ही भाजपा की सरकार की कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं डाल रहे। ऐसा नहीं है कि वो भक्तिभाव से भाजपा के कमल पे अपनी उंगली दबा देंगे। तो ये सब समस्याएं भाजपा के सामने स्पष्ट हो गई हैं। तो भाजपा के सामने पहली चुनौती ये है कि पिछली बार जो 37-38% उन्हें वोट मिला था, उस वोट को वो कैसे कायम रख पाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत ने तो बता दिया है कि मोदी की आवाज दक्षिण भारत नहीं सुनता है। दक्षिण भारत ने बता दिया है कि भाजपा को हिंदुओं का नुमाइंदा दक्षिण भारत की जनता नहीं मानती, दक्षिण भारत के हिंदू उसे अपना नुमाइंदा नहीं, और इस लिहाज से मोदी जी एक अखिल भारतीय नेता भी नहीं। ये भी कर्नाटक के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, अभी तेलंगाना के चुनाव में और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो इस लिहाज से भाजपा को राष्ट्रीय संस्कृति की तरफ से चेतावनी आ रही है, ऑर्गेनाइजर में जो छप रहा है उसमें। प्रोफेसर साहब, आपने एक बड़ी बात कही कि मोदी जो है अखिल भारतीय, यानी ऑल इंडिया अब नेता नहीं रहे, पैन इंडिया नहीं रहे, मतलब पूरे देश में अब मोदी का जो फुटप्रिंट है धीरे धीरे वो मिट रहा है। ये आपने कहा, उस पर मैं आऊंगा। एक और सवाल, अभी जो आरएसएस की पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उसमें आरएसएस चिंतक का ये लिखना है कि मोदी जी का जो करिश्मा है, मोदी जी का जो जादू है वो थोड़ा सा उतर रहा है, और मोदी जी अब अकेले दम पर, अपने अकेले दम पर बीजेपी को जिता ले जाएंगे, इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी में एक फटीग फैक्टर आ गया है, या 9 साल के बाद वो जो एक आइडियाज की कमी हो गई है, या जिस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए,
लोगों को वहां असंतोष है, या मोदी जी एक्सपोज हो रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं अब जो हकीकत है या जो चेहरे से नकाब है धीरे धीरे उतर रहा है। क्या मोदी का जो जादू है उतर रहा है, और मोदी जी जहां 2019 में जिस जमीन पर खड़े थे या 2014 में खड़े थे, 2024 पे उतनी मजबूत जमीन पर आपको खड़े होते नहीं दिख रहे? और अगर नहीं दिख रहे तो फिर उसके फैक्टर्स क्या हैं? 2-3। देखिए, इसमें मेरा एक निवेदन है अपने सभी साथियों से जो समीक्षा करते हैं। तो वो मुझे हमेशा लगता है कि वो इस तरह की चीजों का कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के मतलब निकाल लेते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो छपा है ऑर्गेनाइजर में, मैंने भी उसको देखा है। वो मुझे लगता है कि वो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा की जो पराजय हुई है उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा है। वो जी। ज्यादा उसके अंदर वो ज्यादा ध्वनित हो रही है उसके अंदर। लोकसभा चुनाव का जब नजारा सामने आएगा और लोकसभा में जब मोदी की दावेदारी होगी तो उसके जो मानक होंगे, उसके पैरामीटर्स होंगे, वो थोड़े अलग तरह के पैरामीटर्स होंगे। वहां पर क्या होगा इसका अंदाजा अभी हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए लेकिन पिछली अगर बार पिछले चुनाव से भी पहले कई विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला था। उसके बाद फिर पुलवामा की घटना हुई, फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई, फिर बड़े पैमाने पर घुसकर मारा और एक राष्ट्रवाद उभरा। उन्हीं इलाकों में जहां भाजपा बुरी तरीके से हार गई थी, उन्हीं इलाकों में वे विपक्षी पार्टियां एक एक दो दो सीटें जीतना भी उनके लिए मुहाल हो गया और भाजपा ने वहां पर लगभग 100%, 95-100% ऐसा नतीजा उन्होंने हासिल किया। नहीं, अब इस लेकिन वक्त का नजारा बन रहा है, कश्मीर में देखिए आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं और भाजपा के तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, नरेंद्र मोदी ने कोई प्याज की और दाल की महंगाई कम करने के लिए तो ना शपथ ली है। हमें तो पाक अधिकृत कश्मीर को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि उस लोकसभा चुनाव से पहले कौन सी घटना हो जाए, पूरी परिस्थिति क्या मोड़ ले ले, कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो स्प्लिट वोट की परिघटना, इसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ जोर दिया था और आगे फिर से जोर दूंगा, हमें कोई भी समीक्षा करते समय उस स्प्लिट वोट की परिघटना को, यानी वोटर जो है, वोटर मानसिकता बटी हुई है, वोटर अलग अलग तरीके से सोच के वोट देता है। दिल्ली में आप देखिए, लोकसभा विधानसभा में जो वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देता है, लोकसभा में वो वोटर और भी ज्यादा उत्साह से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। खुद आम आदमी पार्टी के लोगों से मैं दिल्ली में मिलता हूं तो वो लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। वो 100% आश्वस्त है कि अगला विधानसभा का चुनाव फिर हम जीत लेंगे, लेकिन 2025 में जीत लेंगे, लेकिन उससे पहले 2024 में वो क्या करेंगे इसके बारे में अभी उनके दिमाग में स्पष्टता नहीं है। इससे पहले दत्तात्रेय होसबोले ने जो चेतावनी दी थी, वो चेतावनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ये जो ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है उसके मुकाबले। तब उन्होंने ये कहा था कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और आप 80% लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री। इसका मतलब ये है कि देश में विपन्नता काफी है और गरीबी अमीरी के बीच में एक काफी खाई बढ़ रही है। तो वो जो उनकी चेतावनियां थी वो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा संगीन चेतावनियां थी। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की पराजय भी उनके लिए चेतावनी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्थानीय किस्म की विफलता अधिक है, बजाय इसके उसको राष्ट्रीय विफलता हम लोग मान लें। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें 2019 देखें तो 2019 में एक बिखरा हुआ विपक्ष था। राहुल गांधी की भी वो आप कह सकते हैं वो पर्सनालिटी जो अब इमर्ज होकर आई है, उनकी जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी, वो उस तरह की 2019 में नहीं थी। कुल मिलाकर 2019 में जिस मजबूती के साथ मोदी थे और विपक्ष बिखरा हुआ था, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, और फिर बालाकोट की स्ट्राइक भी हुई और भी चीजें हुई। अब लगता है जैसे स्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी है, महंगाई और भी चीजें हैं जिसको आरएसएस भी मान रहा है, और राहुल गांधी भी थोड़ा थोड़ा इमर्ज हो रहे हैं और अपोजिशन की यूनिटी भी एक पॉजिटिव नोट पर आ रही है। आपको लगता है कि अब थोड़ा सा चैलेंज बड़ा है मोदी के लिए? नहीं, निश्चित रूप से चैलेंज बड़ा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जो बातें कही हैं मैं सभी बातों से सहमत हूँ। ये अब जैसे कि अभी तो 23 जून के बाद में अगर मान ली ऐसी स्थिति बनती है कि 300 साढ़े 300 सीटों के ऊपर भाजपा के मुकाबले विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो पाता है, तो बिल्कुल नजारा उससे बदल जाएगा। तब 2024 की लड़ाई को हम लोग नए सिरे से देखेंगे, नए सिरे से उसकी समीक्षा करेंगे, सीट दर सीट आकलन करना पड़ेगा कि किस सीट पर क्या स्थिति है। फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां भी बदलेंगी, वो लोग भी चौंकेंगे, वो लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि विपक्षी एकता का इंडेक्स काफी ऊंचा होगा उसमें, जो ना 2014 में रहा, 2019 में रहा। देखिए ये इतना आसान है, लेकिन
350 सीटों पर भाजपा के मुकाबले विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इस काम में अगर विपक्ष कामयाब हो गया तो फिर भाजपा के लिए पूर्ण बहुमत की जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है भाजपा फिर भी एक बड़े दल के रूप में उभरा है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा नहीं बना पाई। आपको लगता है कि अगर ऐसी स्थिति रही, अगर हम इस स्थिति को देखते हैं और मोदी अगर 230, 225 या और नीचे जाते हैं अगर, तो क्या ये जो नवीन पटनायक हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, ये भी कम सताए हुए नहीं हैं, या केसीआर हैं, ये सब पीछे हटेंगे और जो एक गैर भाजपा जो है गठबंधन वो सामने आएगा? या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नवीन पटनायक या फिर जगन मोहन रेड्डी या केसीआर उनको अपनी तरफ खींचने में मोदी सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि एजेंसियां उनके साथ तब भी होंगी? देखिए, अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरती है तो भारतीय जनता पार्टी की ही मेरी अभी आज की समझ ये कहती है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। मैं ये भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी काफी लचीले राजनेता हैं। वो लचीले हैं? हाँ, मैं लचीला मानता हूँ। तो मेरी इस बात को बहुत लोगों को ताज्जुब होता है सुन के। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन मोदी जी को लगा कि उन्हें एक गठजोड़ सरकार का नेतृत्व करना है, उस दिन आप एक नए नरेंद्र मोदी को देखेंगे। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं साहब बड़े एरोगेंट हैं, अहंकार बहुत ज्यादा है। अब आप कह रहे हैं कि एकदम फ्लेक्सिबल है, कि मोदी झुक भी सकते हैं। मैं आपको नमूना बताता हूँ, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखिए, सब लोग कहते थे कि खुद किसान नेताओं का मानना था कि मोदी जी कभी भी वापस नहीं लेंगे अपना ये संसद में जो व्यक्ति संसद में पास हो चुके कानूनों को वापस ले सकता है इस डर से कि इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों पर और दूसरी जगह बहुत बुरा असर पड़ेगा, उसको वापस ले सकता है। वो उससे आप सोच लीजिए कितना पिछले 2019 के चुनाव से पहले भी जब बीच में नरेंद्र मोदी को लगने लगा था शायद उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो उन्होंने कई इस तरह के बयान दिए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि हम तो गठजोड़ सरकार चलाते रहे हैं, वापस गठजोड़ सरकार चलाने का भी अनुभव है। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, बड़ी बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जो पोस्चरिंग इस वक्त है, या गोदी मीडिया ने या सोशल मीडिया पे जो उनकी पोस्चरिंग है कि साहब बहुत टफ आदमी हैं और 56 इंच का सीना है, किसी के आगे दबते नहीं, या सतपाल मलिक साहब के जो इंटरव्यू देखते हैं वो कहते हैं बहुत एरोगेंस लेवल हाई है, किसी से ठीक से बात नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि अगर स्थिति कमजोर हुई, मोदी जी अगर मजबूती से कमजोरी की तरफ आए, उनकी पार्टी को सीटें कम मिली, तो मोदी किसी के आगे झुक सकते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? लोगों के पास जाएंगे मिलने के लिए। अभी जो लोग इनके सामने लाइन लगाए खड़े होते हैं, फिर मोदी जी अपॉइंटमेंट का समय लेके वहां चले जाएंगे। आपको ध्यान होगा जब नेता जो है गठजोड़ बनाने की तरफ जाता है तो क्या सोचता? सोनिया गांधी कांग्रेस किसी के साथ कोई गठजोड़ नहीं बनाना चाहती थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप जो राजनीतिक नेता है उसको समझने की वो किरदार ही अलग तरह का होता है। उसको समझने में हम लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर हम लोग जो ऊपर से मुद्रा अख्तियार की जाती है और जो मीडिया में जो चीजें संसाधित होती हैं केवल उसके आधार पर उसे हम समझेंगे। नेता हमेशा ही बहुत लचीला होता है और मोदी जी काफी लचीले व्यक्ति हैं। मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए वहां पर भेजे गए थे और वहां पर वो एक गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस में उस वक्त ठहरे हुए थे, उस वक्त के अपने तमाम तजुर्बों के बारे में एक लंबा इंटरव्यू दिया है मधु किश्वर को। बहुत बड़ा इंटरव्यू है जो मानसी उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। उस इंटरव्यू को आप ध्यान से सुनिए, तब समझ में आता है कि ये व्यक्ति कितना लचीला है। तब तक मोदी जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था जीवन में, सरकार क्या होती है पता नहीं था, सरकारी मंत्रालय क्या होता है, उसमें सरकारी डिपार्टमेंट क्या होता है उसमें कभी घुसे नहीं थे मोदी जी। अफसरों से कैसे बातचीत की जाती है ये उन्हें नहीं पता था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी में क्या अंतर होता है ये नहीं था पता। मोदी जी खुद कह रहे हैं उसके अंदर इंटरव्यू में, हमें ये सब बातें नहीं पता थी। कैसे उन्होंने सब बातें सीखी, कैसे उन्होंने अफसरों से फाइल पढ़ना कैसे सीखा, अफसरों के साथ बातचीत करना कैसे सीखी, वो पूरे ब्यौरे खुद मोदी जी ने अपनी आवाज में अपने मुंह से दिए हैं। मोदी जी के किरदार को समझना है तो उस इंटरव्यू को ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो उनकी एरोगेंस है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया उसकी एरोगेंस है। जिस दिन पूर्ण बहुमत नहीं रहेगा एरोगेंस भी चली जाएगी, फिर पूर्ण बहुमत आ जाएगा तो फिर एरोगेंस आ जाएगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जैसे रामविलास पासवान है या बाकी नेता थे उसी तरह के नेता हैं, कहीं भी मतलब शरद पवार जैसे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं या पासवान ऐसे ही एक आम नेता हैं, आम हिंदुस्तानी। ऐसे ही है।
देखिए सभी ऐसे ही हैं। ये मानना कि किसी में खास सुरखाब का पर लगा हुआ है, खास बात नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। सभी ऐसे हैं। सबसे पहला उनका, जैसे ही उन्हें लगा हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है, सबसे पहले उनकी तमाम पेशबंदियां तुरंत सरकार कैसे बनाई जाए इसकी तरफ होंगी। तमाम नेताओं को, दलों को जहां से समझौते की संभावना होगी वहां पर फीलर्स दिए जाने लगेंगे। सबसे बातचीत शुरू हो जाएगी, बैक चैनल, फॉरवर्ड चैनल, सब बातचीतें शुरू हो जाएंगी। उनके तमाम दूत जो आज एक हेकड़ी की मुद्रा में रहते हैं, वो सब हेकड़ी खत्म हो जाएगी, सभी विनम्र हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। केंद्र में सत्ता किस तरह अपने हाथ में रखी जाए वो प्राथमिकता है। सवाल, अगर बहुमत मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो बिना बहुमत के कैसे हाथ में रखी जाए, वो कोशिश होगी। जी। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक बड़ी बात आपने कही कि भाई मौके की नज़ाकत पर मोदी जी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बहुत लचीले हो सकते हैं। मैं लेकिन अब राहुल गांधी पर आना चाह रहा था, और मैंने कुछ आपके वक्तव्य भी देखे, सुने भी। राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा के बाद फिर कांग्रेस ने हिमाचल जीता, कई बाई इलेक्शंस जीते, फिर कर्नाटक जीत दिया। उनकी अमेरिकी यात्रा भी बड़ी सक्सेसफुल रही और बहुत ही प्रखर मुखर हुए और बहुत अच्छा बोले। जो नेशनल क्लब प्रेस क्लब पे वॉशिंगटन डीसी में जो उनकी बैठक थी, मीटिंग थी, राहुल गांधी क्या आपको पहले से ज्यादा मैच्योर दिख रहे हैं? राहुल गांधी क्या आपको पहले से ज्यादा जनता के बीच में लोकप्रिय दिख रहे हैं? क्या राहुल गांधी धीरे धीरे मोदी का विकल्प बन रहे हैं? देखिए, पहले जब मैं राहुल गांधी के बारे में कोई साक्षात्कार देता था या कोई विचार व्यक्त करता था, तो मैंने देखा है कि उसमें श्रोताओं की, उसके दर्शकों की संख्या काफी कम होती थी, 5,000, 6,000, 7,000। अभी मैंने राहुल गांधी के ऊपर एक लंबा साक्षात्कार दिया, तो फिर एक दिन के अंदर ही वो संख्या 54,000, 55,000 पे पहुंच गई। तो ये इस बात का सबूत है कि लोग राहुल गांधी के बारे में जानना चाहते हैं, लोग राहुल गांधी के बारे में सुनना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की लोकप्रियता में और उनके बारे में जो उत्सुकता है, उसमें आए हुए उछाल का सबूत है। दूसरी बात ये है, ये इस बात का भी सबूत है कि जो आम वोटर है वो कहीं ना कहीं मोदी जी का विकल्प भी तलाश रहे। लोग जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति बन सकता है मोदी जी का विकल्प। राहुल गांधी बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं, नीतीश कुमार बन सकते हैं, कौन बन सकता है मोदी जी का विकल्प? तो जब किसी नेता का विकल्प तलाशते हुए वोटर दिखाई पड़ने लगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी के लिए, कि भाई लोग सोच रहे हैं कि कोई ना कोई और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनको चुनौती दे। और लोग एक ऑप्शन लगातार, एक ऑप्शन, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव वाली स्थिति ना हो, देयर आर सम अल्टरनेटिव वाली स्थिति हो। तो ये चीज दिखाई पड़ती है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद सबसे ज्यादा अपने आप को स्थापित किया है, अपनी छवि को सुधारा है। आज जो वो बातचीत करते हैं वो पहले से अधिक विश्वसनीय लगती है, राजनीतिक रूप से अधिक गंभीर लगते हैं। और जो बात लोग नहीं कह रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, वो भी मैं कहना चाहूंगा कि जो उनकी पार्टी में राज्य स्तर पर जो मतभेद वगैरह हैं, उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश भी उन्होंने की है। जैसे कि राजस्थान में उन्होंने पायलट और गहलोत के बीच में जो भयंकर झगड़ा चल रहा था, पायलट ने लगभग बगावत का झंडा ही उठा रखा था, उसको उन्होंने करवा दिया। या कर्नाटक में सीधा रमैया और शिव कुमार का, कर्नाटक में वही काम करके दिखा चुके हैं। उसके बाद में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने जूदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो विवाद था, टीएस सिंहदेव जी, ये ऐसा एक संयोग है कि दिग्विजय ज्योतिरादित्य के जाने के बाद में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी नहीं रह गई है। दिग्विजय सिंह और वो दोनों, एक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच ज्यादा है नहीं, वो लोग मिलकर काम करते रहे हैं, पहले भी, आगे भी मिलकर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान ने हस्तक्षेप करके अपनी शक्तियों के बीच में एकता कराई है, वो भी एक ऐसा संदेश है कि जो पहले जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो हम लोगों को नहीं मिलता था। पंजाब में तो कांग्रेस आला कमान मतभेद कम करने की बजाय मतभेद बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता था। तो ये सब कांग्रेस के लिए एक आश्वस्तिकारक संकेत है। अगर राहुल गांधी, जो संकेत कांग्रेस से मिल रहे हैं, राहुल गांधी ने जो इच्छा जाहिर की है,
अगर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होती है और ये पश्चिम से पूरब होती है, यानी गुजरात से अरुणाचल होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए असम होते, ये जो सेकंड फेज की अगर यात्रा होती, शायद सितंबर से 2-3 महीने चले, 4 महीने चले, क्या इसका भी एक बहुत जबरदस्त असर होगा? क्या ये यात्रा अगर कामयाब हुई तो कैटलिस्ट बन जाएगी? ये कहीं ना कहीं चुनाव को एक नए ऊंचाई पर या एक नए रास्ते पर ले जा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा अगर पार्ट 2 हुई तो आप राहुल गांधी को कहां खड़ा देखते हैं, कांग्रेस को भारत कहां खड़ा जोड़ो देखते यात्रा हैं? पार्ट 2 हुई तो उससे राहुल गांधी और मजबूत होंगे, कांग्रेस के संगठन को एक बार फिर से नया उछाल मिलेगा और उन इलाकों में जहां पिछली यात्रा नहीं गई थी उन इलाकों को भी राहुल गांधी का और यात्रा का स्पर्श मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन असली चीज गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर वही बात है, इसकी चर्चा अभी हम दोनों कर रहे थे, जो 23 जून को वहां पे होने वाला है और उसके फलितार्थ क्या होंगे। गेम चेंजर देखिए, कांग्रेस कितनी भी अपनी छवि न सुधार ले, लेकिन कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा को उसके प्रभाव क्षेत्रों में अकेले दम पे पटखनी दे दे। ये कांग्रेसी भी इस बात को मानते हैं, ये स्थिति नहीं है। लेकिन अगर 350 सीटों के ऊपर भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा हो पाया और उसमें कांग्रेस को अगाऊ भूमिका निभानी पड़ेगी, वहां पे कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा कि वो दरअसल भाजपा विरोधी जो एकता है, विपक्षी एकता का इंडेक्स है, उसको उठाने में कांग्रेस कामयाब है, जो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। वो चीज मुझे गेम चेंजर लगती है, वो होना बहुत जरूरी है। वो अगर एक बार हो जाएगी तो अगर ये होती दिखाई पड़ेगी तो उस यात्रा का असर बहुत बढ़ जाएगा। उस यात्रा की वजह से विपक्षी एकता नहीं होगी, विपक्षी एकता की संभावनाओं से वो यात्रा ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। जी, मैं सवालों की लास्ट फेज में आता हूं और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप 30-35 साल से देख रहे हैं बहुत करीब से। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, असली युद्ध वहीं लड़ा जाना है और बीजेपी उत्तर प्रदेश और गुजरात में ही सबसे मजबूत खड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश में हमें जो बीजेपी का जो चैलेंजर है, मोदी जी या योगी जी का जो वहां चैलेंजर है, एक मजबूत चैलेंजर नहीं दिखता, क्योंकि अखिलेश यादव चैलेंजर तो हैं, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है वो बीजेपी की। बसपा में दम नहीं रहा, कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर यही स्थिति बनी रही तो क्या बीजेपी एक बार फिर स्वीप करेगी? और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती कैसे दे सकता है विपक्ष? देखिए, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को कुछ तालमेल निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो वहां पे विधानसभा में जो मुसलमान वोटों का भूतपूर्व ध्रुवीकरण अखिलेश के पक्ष में हुआ था, लोकसभा चुनाव में नहीं होने वाला है। वो मुसलमान वोट लोकसभा चुनाव में बिखरने वाले हैं, कांग्रेस भी बड़े पैमाने पर मुसलमान वोट ले जाएगी वहां पर। तो वही मैं कहता हूं, अगर ममता बनर्जी की राय को मानकर और 23 जून के कार्यक्रम का फायदा उठाकर अगर कोई इस तरह का फार्मूला ये लोग निकाल पाए कि जहां पर जिस पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है उस उम्मीदवार के खिलाफ हम अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में आराम से ऐसी सीटें मिल जाएंगी। मैं अभी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, जहां पर कांग्रेस ही समझा देगी अखिलेश को कि भाई यहाँ पर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, आप मत खड़ा कीजिए, बाकी सब जगह आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। देखिए, अगर इसी सभी 2022 में जो पिछड़े वर्ग की एकता अखिलेश ने कर पाई थी, वो एकता भी टूट चुकी है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा काफी अच्छी स्थिति में है। मैं कल ही बात कर रहा था एक वरिष्ठ पत्रकार से, वो तो कह रहे थे, वो मोदी के बड़े कठोर आलोचक थे, कह रहे थे वहां तो भाजपा 70 सीट जीतने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, 80 में से इस वक्त। निश्चित, आप कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ आपका इशारा है कि वो थोड़ा सा टूट के चले गए और भी सपोज विपक्षी एकता का जो प्रस्ताव अखिलेश बनाने में कामयाब हुए थे, उसके बाद की परिस्थितियों में वो नहीं रह गया है वैसा। प्रोफेसर साहब, अगर उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कांग्रेस भी एक तालमेल कर लेती है अखिलेश यादव के साथ, और अखिलेश यादव 23 जून की बैठक में जा भी रहे हैं, अगर इसी तालमेल में, इसी समीकरण में अगर नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से लड़ा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश से, नालंदा के अलावा वो उत्तर प्रदेश से भी कहीं लड़ते हैं, फूलपुर से, इलाहाबाद से, तो ये जो वहां 6-7% कुर्मी वोट है, तो क्या ये जो बैकवर्ड वोट्स हैं वो कंसोलिडेट हो सकते हैं?
आपको लगता है कि अब ऐसा वो मैं नहीं एक मानता। गेम चेंजर हो सकते हैं ये नीतीश कुमार अगर नीतीश कुमार आ जाए? उत्तर प्रदेश के बिहार के कुर्मियों के नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश के कुर्मियों के नेता नहीं है। इसी तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव बिहार के यादवों के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के यादवों के नेता नहीं है। अगर यही फार्मूला है तो फिर वो जो अखिलेश यादव हैं वो बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं ये जातियों का लोकतंत्र नहीं है, समुदायों का लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश का जो यादव समुदाय है वो अलग समुदाय है, मध्य प्रदेश का यादव समुदाय अलग है। इस तरह हरियाणा के जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, राजस्थान के जाट सब अलग अलग हैं, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हैं। इसी तरह पिछड़े वर्ग, बड़ी पिछड़ी जातियां जो हैं उनकी भी राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग अलग है। नीतीश कुमार अगर वहां से लड़ेंगे तो बेकार में अपनी एनर्जी खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के कुर्मी है उनका एक दल है, वो बहुत दिनों से दल उनके बीच में काम कर रहा है, वो अपना दल है। उस अपना दल के अंदर जो फूट पड़ी थी वो फूट भी उस अपना दल को कुर्मियों की नुमाइंदगी नहीं छीन पाई उसके साथ। वो दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो फिर यूपी में विपक्ष का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? भाई, यूपी में विपक्ष का फार्मूला ये होना चाहिए कि पिछड़ी जातियों की एकता आप फिर से कायम करें, मुसलमानों का वोट बिखरने से आप रोकें। जब आप ये कर पाएंगे तब कम से कम भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में आ पाएंगे। तब ये होगा कि भाजपा को आप 70 सीटें जीतने की बजाय आप 55 पे 50 पे रोकने की कोशिश कर पाएंगे, और कुछ 10-20 सीटें आपको मिल पाएंगी, वरना वो भी नहीं मिलेंगी। जी, अभय दुबे जी, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि समय भी हो रहा है। अगर मोदी जी ने सीबीआई और ईडी की धार और तेज करी, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की, और आने वाले कुछ महीनों में हमने देखा कि तेजस्वी यादव की घेराबंदी हो गई, या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो गई, या और अपोजिशन के लीडर उन्होंने जेल भेजे, जिस तरह का मोदी जी हर जगह ऐलान कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। अगर ये कार्रवाई तेज हुई विपक्ष पर, तो क्या आने वाले 5-6 महीने में विपक्ष बिखरेगा, या ये स्ट्रैटेजी मोदी की बूमरैंग करेगी क्योंकि इट्स टू लेट? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस पहले से ही ईडी, सीबीआई और इन सब की वजह से विपक्षी नेताओं में एकताबद्ध होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। एक तरह से मोदी जी की इन कार्रवाइयों ने विपक्षी एकताओं को धकेला है, विपक्षी नेताओं को एकता की तरफ धकेला है। और अगर वो इस कार्रवाई को और बढ़ाते हैं तो वो ये प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज होगी। इससे भाजपा को कोई खास लाभ नहीं हुआ है। भाजपा को एकमात्र जो बड़ा लाभ मुझे दिखाई पड़ता है वो लाभ मुझे बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है उसके रूप में दिखाई पड़ता है। जी, इसके अलावा मुझे कोई और ठोस लाभ आपको दिखाई पड़ता हो तो आप भी इंगित कीजिए। बाकी तो उन्होंने विपक्षी नेताओं को मजबूरी किया है कि वो अपने मतभेदों को भुलाएं और आपस में एकजुट हों, क्योंकि उनके अस्तित्व पर खतरा हो गया है। जिस तरह से मायावती ने एक तरह का वो थोड़ा दबी हैं, हाँ, वो थोड़ा बैकफुट पे गई हैं। हाँ, रिटायरमेंट से ले लिया है मायावती ने। लेकिन आपको लगता है तेजस्वी यादव वगैरह अब ये डरने वाले नहीं है? नहीं, कैसे डरेंगे? अगर डरेंगे तो खरेंगे, मर जाएंगे। जो लोग शोले का डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। मायावती डर गई तो आज स्थिति आप देख लीजिए क्या है। डर गया सो मर गया। इस मौजूदा हालात में, राजनीति में, प्रोफेसर साहब का कहना है कि अगर सीबीआई ईडी के आगे जो झुका, जो डरा, वो मरा। और इसलिए वो मानते हैं कि विपक्ष अब चाहे कुछ हो जाए वो मोर्चा लेगा, और चाहे उसका नतीजा जेल भेजे या मुकदमा करे। प्रोफेसर साहब, आप आए, आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, राहुल गांधी को डिस्क्राइब किया, मोदी को डिस्क्राइब किया कि मोदी जी बहुत फ्लेक्सिबल भी हो सकते, आपने जिस तरह से रोशनी डाली उन अंधेरों पे जो अक्सर राजनीति में समझ नहीं आते, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया।